हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के मेंस एग्ज़ाम के लिए रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक भारत में अपनाई गई सौभाग्य एवं दंड नीति को परिभाषित करें। मेंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी जाती है कि आप उसमें उलझ के रह जाते हो। कई बार समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या पूछने की कोशिश की गई है। तो ये है, औपनिवेशिक भारत में अपनाई गई सौभाग्य एवं दंड नीति को परिभाषित करें। अभी सौभाग्य एवं दंड, ये किसका प्रारूप है? ब्रिटिश भारत में कैरेट एवं स्टिक नीति। कैरेट एवं स्टिक नीति अंग्रेजों को किस प्रकार से सहयोगी रही व देश में इसे किस प्रकार प्रसारित किया गया। ये टर्म थी भी ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो अपनाई गई थी, क्या थी? कैरेट एवं स्टिक, जिसे सौभाग्य एवं दंड का नाम भी दिया जाता है। तो जैसे स्टेटमेंट आए उस हिसाब से आपको वर्ड्स यूज़ करके आंसर करना है। तो पढ़ लेते हैं कि ये कैरेट और स्टिक की नीति जो थी वो आखिर थी क्या। सबसे पहले वही परिचय भूमिका डालेंगे। कैरेट एवं स्टिक मूलतः एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को समझते हुए निर्देशित किया जाता है। इसमें कैरेट का अर्थ पुरस्कार एवं स्टिक का अर्थ दंड स्वरूप लिया जाता है। पुरस्कार और दंड, जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि पुरस्कार और दंड का सिद्धांत, तो ये मूलतः एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टर्म ही है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को समझते हुए उसे निर्देशित किया जाता है। खैर, हम साइकोलॉजी में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस हमें इसका मतलब समझना है। जिसमें कैरेट का अर्थ पुरस्कार और स्टिक का अर्थ दंड स्वरूप लिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसे कैसे अप्लाई किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने और भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कैरेट एवं स्टिक या सौभाग्य और दंड की नीति अपनाई। जो भी आपसे जिस भी वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसी वे में आंसर दीजिए। अगर वर्ड यूज़ किए गए हैं कि सौभाग्य और दंड की नीति, तो आपको यही चीज़ें बार बार रिपीट करनी। कैरेट और स्टिक, तो कैरेट और स्टिक। नेक्स्ट आते हैं, इस नीति के इस्तेमाल का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के एक वर्ग को संतुष्ट करके फूट डालना था। इस नीति में ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने वालों को पुरस्कार की पेशकश करना, जबकि ब्रिटिश शासन का विरोध करने वालों के खिलाफ धमकी, दंड और बल यानी स्टिक का उपयोग करना शामिल था। क्या था कैरेट एवं स्टिक? जो भारतीय नेता थे या जो भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के साथ समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजी नीतियां जो थी उनका समर्थन कर रहे थे, तो उन्हें पुरस्कार के स्वरूप, जैसे कोई राजा महाराजा थे या ऐसे कोई ज़मींदार लोग थे, जो वो अगर ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे हैं तो उनको क्या किया गया? पुरस्कार स्वरूप या तो किसी छोटी मोटी जगह का और बड़ा जो है अधिकारी बना दिया जाता था। ये बात हो रही ज़मींदारों और देशी राजाओं के बारे में भी। आम जनता के साथ तो वैसा ही व्यवहार किया गया था जैसा कि अंग्रेज चाहते थे कि छोटी मोटी नौकरियां देकर के आम जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी। तो आगे है, कैरेट एवं स्टिक नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या थी? कैसे कैरेट और स्टिक नीति को प्रयोग में लाया गया? आई होप ये कैरेट और स्टिक टर्म जो है वो समझ में आ गई होगी कि कैरेट किस स्वरूप में लिया गया था कि अगर कोई भारतीय, चाहे वो नेता है, चाहे वो महाराजा है, चाहे वो ज़मींदार है, वो अगर ब्रिटिश शासन का समर्थन करता है, उसका साथ देता है, तो उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। और दूसरा, अगर कोई भी भारतीय है वो ब्रिटिश नीतियों का विरोध करता है तो उन्हें स्टिक के इस्तेमाल के साथ लिया जाता था। यानी उन विरोध करने वालों को, खैर हम आगे पढ़ेंगे, विरोध करने वालों को दंड स्वरूप कोई सज़ा दे दी जाती थी, किसी पद से उतार दिया जाता था। कोई राजा भी अगर विरोध कर रहा है तो उसे उसका जो पद है या उससे उसका जो शासन है वो छीन लिया जाता था। तो कैरेट और स्टिक नीति का क्रियान्वयन कैसे किया गया था? इस नीति का क्रियान्वयन 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जब इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को कमजोर कर दिया था। 1857 का विद्रोह जो था वो काफ़ी लंबे चौड़े उसमें हुआ था, जिससे अंग्रेज़ों को एहसास हो गया था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लंबे समय तक भारत में नहीं बने रह सकते।
अगर हमें बने रहना है तो हमें कुछ ना कुछ नीतियों का पालन जो है वो करना होगा, कुछ ना कुछ नीतियों को लाना होगा जिससे हम भारतीयों को बांट सकें, उनके व्यवहार के अनुसार उन्हें दंड दे सकें और प्रलोभन देकर उन्हें अपने साथ ले सकें। विरोध करने वालों को दंड दिया जा सके और प्रलोभन देकर के जो साथ देने वाले हैं उनको पुरस्कार स्वरूप कोई छोटा मोटा क्षेत्र या छोटी मोटी नौकरी दे दी जाती थी। तो कैरेट अर्थात भारतीयों को प्रेरित करने के लिए कुछ सुधारों को लागू किया गया। अब देखिए 1857 के बाद कैरेट के अधीन किन किन चीज़ों को लाया गया, कुछ सुधार कर दिए गए जिन्हें कैरेट के अंतर्गत लाया गया। वह शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को अपने साथ मिलाया जा सके। जैसे कर लेते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत से कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया, भारतीयों से स्वतंत्रता का वादा किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार व विलय को समाप्त किया गया। यानी पहले जो विस्तार और विलय की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति को अपनाया गया था, किस किस तरह से रियासतों का विलय जो है वो किया गया था, वो सारी नीतियाँ जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। देसी राजाओं की गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया गया। अब देखिए उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए, और ये देसी राजा जो थे वो अंत तक भारत में ब्रिटिश जड़ों को जमाए रखने में इनका काफ़ी योगदान रहा था भाई देसी राजाओं का। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वतंत्रता देने का आश्वासन दिया गया। यानी कि किसी भी तरीके के दबाव के बिना भारतीय जो है वो अपने धर्म के अनुसार भारत में रह सकते हैं, धर्म के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। जैसा कि 1857 की क्रांति से पहले क्या था, धार्मिक नियोगिता कानून पारित किया गया था जिसमें अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे कुछ अधिकार दे दिए गए थे, जैसे कि उसकी जो ज़मीन थी उस पर कानूनी अधिकार उसका मान लिया जाता था। तो ये जो कंडीशन थी वो अब ख़त्म कर दी गई थी। कब? 1857 की क्रांति के बाद। सभी भारतीयों को कानून के तहत समान व निष्पक्ष सुरक्षा व संरक्षण का वादा किया गया था। हालांकि एक्चुअल में ऐसा हुआ कुछ नहीं था। सभी भारतीयों को कानून के तहत समान व निष्पक्ष सुरक्षा व संरक्षण का वादा किया गया। बिना किसी नस्ल व पंथ के भेदभाव के सरकारी नौकरियों में या सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिए जाने का प्रलोभन भी भारतीयों को दिया गया। तो ये ऊपर जितनी भी सारी बातें हैं उन सभी तथ्यों को कैरेट या सौभाग्य के अधीन लाया गया। उपरोक्त सभी तथ्यों को कैरेट या सौभाग्य के अधीन लाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हुई थी, जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम एक कैरेट की तरह ही था, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों को कुछ रियायतों या सुधारों के माध्यम से संतुष्ट करना था। एक्ट लाए गए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे थे, कंडीशन को देखते हुए कि किस तरह की कंडीशन जो है वो भारत में उस टाइम पे बन रही है। जैसे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी एक मजबूती से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। एकता के साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन का की जो ज़्यादतियाँ थी उनका सामना किया था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि अब जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला भी। तो अब फिर उन्होंने क्या किया था कि जिस तरह से बंगाल में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो उसी कंडीशन को देखते हुए अब उनमें फूट डालने की कोशिश की गई थी। तो उसी तरह से एक सुधार लाया गया था 1900, जिसमें एक 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें अंग्रेज़ों ने उदारवादी नेता जो थे उनसे एक वादा किया था और उन्हें साथ के साथ ये संकेत दे दिया कि अगर उदारवादी जो हैं वो उग्रवादियों को समर्थन ना दें या नरमपंथी जो हैं वो गर्मपंथियों को समर्थन ना दें, उनसे दूरी बनाए रखें, तो 1909 की तरह ही कुछ और सुधार जो हैं वो लाए जा सकते हैं। एक्चुअल में हालांकि हमने पढ़ा भी है कि कोई भी सुधार, किसी भी तरह का सुधार 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में नहीं देखा गया था, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी कि उन्हें डर था उग्र राष्ट्रवादी या गर्मपंथी जो हैं वो अंग्रेज़ी शासन चलाने में हर वक्त अड़चन पैदा कर रहे थे और नरमपंथी जो थे वो सरकार से सहयोग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार को अब ये डर लग रहा था कि अगर गर्मपंथियों से दूरी बनाए रखनी है
तो हमें नरमपंथियों को कुछ ना कुछ लालच दे करके, लोभ दे करके अपनी तरफ करना होगा, ताकि इनमें आपस में फूट पड़ जाए। और वो फूट आगे दिखाई भी दी थी। जो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी सरकार की कैरेट और स्टिक जो थी उसी नीति का परिणाम था, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रलोभन देकर के नरमपंथियों को अपनी तरफ कर लिया गया कैरेट दे करके, और बदले में उग्रवादी जो गर्मपंथी थे उनको स्टिक के अंडर लाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत बहुत सीमित मताधिकार के साथ शासन साझा करने का विचार दिया गया, जो अवास्तविक था। वायसराय व कार्यकारी परिषद में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रलोभन दिया गया था। अब देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाए गए, जिसके अंतर्गत बहुत सीमित मताधिकार दिया गया। हालांकि इसमें जो मताधिकार जो था वो उसका और भी ज़्यादा विस्तार किया गया था। 1909 का जो एक्ट लाया गया था वो हम सभी को पता है कि सांप्रदायिक मतदान प्रणाली का उस टाइम पे बीजारोपण कर दिया गया था। सांप्रदायिक प्रणाली को, चुनाव प्रणाली जो थी उसको लाया गया था। 1919 में उसका विस्तार किया गया था, और 1935 में तो और भी ज़्यादा विस्तार करके पूरी तरह से भारतीय जनता को बांटने की कोशिश की गई थी। फिर आते हैं, ये तो था कैरेट, यानी किस तरह से प्रलोभन दिए गए थे भारतीय जनता में फूट डालने के लिए। भारत के किसी एक वर्ग को प्रलोभन दिए गए थे। जब ये प्रलोभन काम नहीं कर रहे थे तो किसका सहारा लिया गया? लाठी या स्टिक का। कैसे इसको यूज़ किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अनेक कार्यों को दंड देने के स्वरूप क्रियान्वयन में लाया गया। जैसे 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी, यूरोपियों की बढ़ा दी। फूट डालो और राज करो की अवधारणा को अपनाया गया। सेना में सभी उच्च पद यूरोपियों के लिए आरक्षित किए गए। अंग्रेज़ों ने एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ बेईमानी से इस्तेमाल किया और व्यवस्थित आर्थिक लूट का दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को ब्रिटिश नीतियों का प्रचार करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जब पूरा देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस को समर्थन देने में लगा हुआ था, और कांग्रेस के द्वारा बार बार ये डिमांड की जा रही थी कि हमें हमारा सुशासन दिया जाए, हमें हमारा स्वराज दिया जाए, हमें शासन में भागीदार बनाया जाए, ये एक्ट लाए जाएं। वहीं ब्रिटिश अधिकारियों ने सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए एक संघ बनाने का सुझाव दिया। वो था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, जो कि जनता में सरकार की नीतियों का प्रचार करता था। यानी सरकार को अच्छा बताया जाता था, ब्रिटिश शासन को अच्छा बताया जाता था। कैरेट व स्टिक नीति के कारण ही सूरत विभाजन 1907 हुआ था। इसके अलावा कई और दमनकारी अधिनियम पारित किए गए, जैसे समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। तो इन सभी कार्यों को ब्रिटिश शासन ने स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 या रॉलेट कानून 1919, जिसे आधिकारिक तौर पर क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है, जिसके द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने, बिना सुनवाई जेल में डालने का प्रावधान था। यानी कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता को बिना कोई कारण बताए बंदी बना लिया जाता था, और वो उसके खिलाफ कोई भी दलील, अपील, वकील नहीं कर सकता था। तो ये राष्ट्रवादी नेताओं के लिए किसका काम कर रहा था? लाठी या स्टिक का काम कर रहा था। तो ये थी कैरेट और स्टिक की नीति, जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने या ब्रिटिश शासन ने जिसको यूज़ करके समय समय पर भारतीय लोगों को या भारतीय नेताओं को बांटने की कोशिश की, कुछ एक प्रलोभन देकर के अपनी तरफ करने की कोशिश की, ताकि शासन जो है वो लंबे समय तक चलाया जा सके और लंबे समय तक भारत में बना रहा जा सके। फिर नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर बनाने के उद्देश्य से नेताओं को बांटने के लिए समय समय पर कैरेट एवं स्टिक की नीति का प्रयोग किया गया। दुर्भाग्य से न तो गर्मपंथी और न ही नरमपंथी सरकार की इस रणनीति के उद्देश्य को समझ पाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों की वैध शिकायतों को संबोधित करने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने के बजाय भारत पर नियंत्रण बनाए रखने एवं स्वतंत्रता संग्राम को दबाए रखना था। तो ये क्वेश्चन था। अभी क्या था? कैरेट एवं स्टिक नीति के बारे में बताइए।
या सौभाग्य दंड नीति को औपनिवेशिक भारत में परिभाषित करें। किस तरह से इसने ब्रिटिशर्स को भारत में अपनी जड़ें लंबे समय तक जमाए रखने में सहयोग दिया। तो ये क्वेश्चन था। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।